पोलर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमें वाटर में पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, जो पोलर होगा वो सबसे ज्यादा घुलेगा। तो हम एक एक को उठाते हैं। पहला वर्ड उसने बोला फिनॉल, हाँ या नहीं? तो हमारे में से कुछ लोगों को शायद याद हो, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फिनॉल। तो फिनॉल में तो O और H आ गए, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सीन हो जाएगा क्या? देखो, एक मॉलिक्यूल का O और दूसरे मॉलिक्यूल का H जो डायरेक्ट O से जुड़ा हो, शर्त पूरी हो गई या नहीं? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ हो गई, तो सॉल्युबल या हाईली सॉल्युबल या पार्शियली सॉल्युबल? इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था, ये क्वेश्चन हो गया कि आपका आज तक की जो नॉलेज है उसके बेसिस पे आपका आंसर बिल्कुल सही है, इट शुड बी। लेकिन जब हम 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल फिनॉल ईथर करके चैप्टर आएगा। तो उस अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि फिनॉल इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। तो वहां पढ़ने के बाद हमें याद रह जाएगा, लेकिन तब तक का काम कैसे चलाएं? तो हाथी सबने देखा और उसकी दुम, उसकी पूंछ उतनी छोटी बनाई है, यस और नो? अब हाथी जो है, क्या इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है फिनाइल ग्रुप में? तो ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक? 10th क्लास हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक याद आ गया हो। पानी से दोस्ती करने वाला वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक, और पानी से दोस्ती नहीं करने वाला हाइड्रोफोबिक। तो दिस पार्ट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट, इसमें सिर्फ सी और एच है, और सी और एच पानी से दोस्ती नहीं करते, उसमें पोलैरिटी नहीं होती है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत बड़ा है, और ये छोटा सा पार्ट कैसा? तो बहुत बड़े हाइड्रोफोबिक पार्ट के पीछे छोटा सा हाइड्रोफिलिक पार्ट छिप जाता है, जैसे बहुत बड़े हाथी के पीछे उसकी छोटी सी दुम छिप जाती है, नहीं? तो डोमिनेंस किसकी हो गई? हाइड्रोफोबिक पार्ट की या हाइड्रोफिलिक की? तो जब आप उसको पानी में छोड़ेंगे फिनॉल को, हाइड्रोफोबिक पार्ट की डोमिनेंस है, तो वो पानी में बड़ा वाला पार्ट तो रहना नहीं चाह रहा होगा, छोटा सा पार्ट है जो रहना चाह रहा होगा। तो कंक्लूजन क्या है? समझ आया? अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसी में जो सेकंड पार्ट है दैट इज टॉल्यूइन। तो टॉल्यूइन शायद हमें याद हो, और नहीं याद है तो भी कुछ नहीं कर सकते, याद ही रखना पड़ेगा। जैसे मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसका नाम ध्रुव अरोरा है, तो जब भी मैं ध्रुव अरोरा को देखूँ तो मुझे उसका नाम समझ में आ जाए कि देखो ये ध्रुव है, ये पोल है, अर्थ के पोल है ना, ध्रुव उसी को तो कहते हैं। तो उनकी बॉडी में, फेस में कहीं से कुछ पोल नजर आता होगा कि अर्थ का पोल नजर आ रहा है, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल। कुछ नहीं था ऐसा, बस मुझे याद ही रखना पड़ता है कि ये शक्ल वाले बंदे का नाम ध्रुव है। तो ऐसे आपको ये याद ही रखना पड़ता है कि इस शक्ल का नाम। अब ये क्या फिर से हाइड्रोकार्बन, और जब इसमें तो सब कुछ ही हाइड्रोकार्बन सिर्फ और सिर्फ सी और एच है, यानी ये तो बिल्कुल ही हाइड्रोफोबिक होगा, इसको तो पानी से बहुत ही नफरत होगी, और बहुत ही नफरत होगी तो एग्रीड। अब इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड के नाम पर, ये कौन? कुछ याद है 11th? मिथेनोइक एसिड है ये वैसे तो। मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम, मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड होता है। और जो मेरे से 11th पढ़े वाले हैं उन्हें शायद याद आ जाए, लाल चीटी या भूरी चीटी, रेड आंट्स। तो ये जो रेड आंट्स होती हैं, ये अगर हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क में भर के उनका डिस्टिलेशन कर दें, तो उससे हमें फॉर्मिक एसिड मिलता है, क्योंकि रेड आंट्स को किसी भाषा में फॉर्मिकस कहते हैं। तो उस फॉर्मिकस से इसका नाम बना था फॉर्मिक एसिड। तो इसमें क्या दो दो जगह वो दिख रहा है? तो फिर तो ये यहां से भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता होगा, यहां से भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता होगा। और अगर वाटर अपना O लगा दे, दिख रही है स्क्रीन या नहीं? वाटर अपना O दे दे तो ये वाला ऐसे O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता होगा, हाँ या नहीं? तो ये तो खूब बढ़िया से वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और क्योंकि ये खूब बढ़िया से वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसलिए डन। अब नेक्स्ट वन इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब हमें तो इथाइलिन ग्लाइकॉल भी सही से याद नहीं है कौन था कौन नहीं था। तो इस साल की जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएंगे, तब तक याद नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि 11th क्लास में नामों को कोई खास वेटेज था भी नहीं। इस कंपाउंड का नाम है, तो बताइए क्या है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा?
O भी है और O को छूने वाले H भी है, तो ये तो खूब खुशी के साथ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और दो दो जगह से बनाएंगे। बोलो, जिसको डाउट हो रहा बोलो भाई, नहीं आया हो तो देखो मैं बना के भी दिखा रहा हूँ। ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। अब नेक्स्ट कंपाउंड दिया है इसने क्लोरोफॉर्म और पेंटेनॉल। क्लोरोफॉर्म इज, बताइए वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का सीन है क्या? तो इसलिए ठीक है, बोलो भाई। क्लोरोफॉर्म और वाटर को जब मिक्स करते हैं, क्लोरोफॉर्म और वाटर को जब मिक्स करते हैं तो क्लोरोफॉर्म नीचे रहता है और वाटर ऊपर रहता है, यानी दोनों की सेपरेट लेयर होती है। हमें तो पता नहीं है ये बात, तो फिर जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इस साल, तब हमें याद हो जाएगा कि क्लोरोफॉर्म इज हैवियर देन वाटर, और जब वाटर से हैवियर है तो नीचे बैठा जा रहा होगा नहीं। अब लास्ट बचा पेंटेनॉल। पेंटेनॉल, नॉल इज अल्कोहल, तो फॉर्मूला विल बी दिस वन और नॉट? बताओ पढ़ना आता है वाली शक्ल या नहीं? हाइड्रोफोबिक पार्ट काफी बड़ा हो गया क्या? OH तो वाटर लविंग होगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन हाइड्रोफोबिक पार्ट काफी बड़ा हो गया, तो इसलिए 10th क्लास की एनसीईआरटी किसी ने ध्यान से पढ़ी हुई है तो 10th क्लास की एनसीईआरटी में लिखा होगा मिथेनॉल एंड इथेनॉल, मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर मिक्सेबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। यानी इथेनॉल ज्यादा लो वाटर कम लो, या उल्टा करो, इसी तरह मिथेनॉल ज्यादा लो वाटर कम लो, या वाटर ज्यादा लो मिथेनॉल कम लो, दे आर हाईली सॉल्युबल। लेकिन जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा, यानी इसके बाद कौन आएगा? प्रोपेनॉल, उसकी सॉल्युबिलिटी कम, ब्यूटेनॉल की और कम, पेंटेनॉल की और कम, हेक्सेनॉल की और कम, तो सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही होगी, किस लिए? कि हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होता जा रहा है। बोलिए आगे कि नहीं? तो देखिए पहली इंपॉर्टेंट बात कि इस क्वेश्चन में डेंसिटी इसने जो दी है वो हमारा बुद्धू बनाने के लिए दिया है, इसमें डेंसिटी की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? आपको मोलालिटी निकालनी है ना। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोलालिटी में क्या होता है? न्यूमरेटर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? वेट, वेट कितना गिवन है? 92 ग्राम्स, और किसका है वो? Na प्लस का। Na प्लस क्या होता है? 23, और वेट ऑफ वाटर कितना? मुझे यहाँ वेट 1 kg में लिखना होता, तो ये तो हो गई आपकी स्मॉल m। अब कैपिटल M का न्यूमरेटर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही होता है, यहाँ भी क्या होगा? 92/23। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होता है? और हमारे पास है वेट, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ वेट, तो किसके पास जाना पड़ेगा? वॉल्यूम विल बी मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी कितने गिवन है? ग्राम पर एमएल। तो ये मास जो लिखना है वो किसमें लिखना पड़ेगा? यहाँ पे ग्राम्स में। तो कितना है? हिमांशु जी बोले, सुधांशु जी बोले? हिमांशु जी बोले देखो सर 1092, दिमाग लगाओ जल्दी से, बस यही बढ़िया वाला दिमाग था जो लगाना था। आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन का चाहिए था ना, आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन का तो चाहिए। मोलारिटी की डेफिनेशन याद करो ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो जब आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन का चाहिए तो डेंसिटी सॉल्यूशन की रखोगे और मास भी किसका रखोगे? और सॉल्यूशन का मास क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, या नहीं? ये कौन है? इतना कौन है? मास ऑफ सॉल्यूट। और ये कौन है? तो दोनों ऐड करोगे या नहीं? तो 1 kg का मतलब 1000 ग्राम्स, और ये 92 ग्राम में ही है, तो 1000 प्लस 92 इज, और इधर क्या आएगा? 1092/1.25। इसका यूनिट क्या आएगा डिनोमिनेटर का? वॉल, क्योंकि इसके ग्राम से इसका ग्राम तो कैंसिल हो गया होगा, हाँ या नहीं? ml घूम के ऊपर आया होगा, और जब ml घूम के ऊपर आया होगा तो ये ml में, इसलिए हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? तो सर अब कैलकुलेशन तो कर लोगे ना इसके अकॉर्डिंग, या करूँ मैं? तो दिस इज 4 स्मॉल m, और न्यूमरेटर क्या आ गया? 4000 इंटू 1.25। यस और नो? 1.25 घूम के ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 1092। डन। तो आंसर इज 4.579।
ठीक है जी। कर लो सर, ऐसा ना करो। ये कंपाउंड दिया है क्या, कॉपर सल्फाइड? उसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन याद हो जो हमने चैप्टर में पढ़ी थी और बचपन में भी पढ़ ली थी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मैक्सिमम अमाउंट, तो मैक्सिमम अमाउंट जब होता है तब तो इक्विलिब्रियम आ गया होता, तब तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया होता। मैक्सिमम अमाउंट के केस में तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ना, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो तो इक्विलिब्रियम हो जाता है। अब इक्विलिब्रियम हो तो क्या चाल चल सकता है, लेट सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू एस मोल्स पर लीटर। एस मोल्स पर लीटर यानी 1 लीटर में ज्यादा से ज्यादा कितने मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं। तो अगर इसके एस मोल्स डिसॉल्व हो गए तो ये नहीं बचाना इसमें से, तो ये कितने मिलेंगे, क्योंकि एक से ये एक मिल रहा है नहीं, तो एस से एस मिलेंगे। और ये तो हमें याद हो कि एसपी का एक्सप्रेशन क्या होता है, जो यहाँ आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में, और जो उनका कोफिशिएंट होता है वो पावर बन जाती है। तो देखो सर, जिन्होंने हमने वही नहीं, देखो हमने इक्विलिब्रियम नाम सुना, इक्विलिब्रियम चैप्टर का नाम सुना। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में इतनी बात होती थी जो हमें रट के रखनी होती थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैपिटल के से डिनोट करता है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में लेते हैं, उन सब की कंसंट्रेशंस मल्टीप्लाई में लेते हैं, और जो उनका कोफिशिएंट होता है उसे उनकी पावर बना देते हैं, और डिनोमिनेटर में जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं उन सबकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में लेते हैं। ये होगा क्या। अब आप कह सकते हैं आपने यहाँ पे तो लिया नहीं, तो ये जो बच गया होगा, अगर बच गया होगा, इक्विलिब्रियम में बच गया ना, इक्विलिब्रियम में तो दोनों साइड की चीज होती है, तो ये कैसा होगा, सॉलिड होगा या नहीं। जो नहीं घुला वो तो सॉलिड ही है। एस मोल्स तो वाले है ना जो घुल गए, तो जो नहीं घुला वो सॉलिड है, तो ये नीचे वाला यहाँ वाला सीवेस कौन से वाला है, सॉलिड वाला। और उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में रूल होता था कि सॉलिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट बनता है, तो ये कांस्टेंट जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो k इनटू दिस, उसको एक नया नाम दे देते हैं, नाम को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अगर हमने 11th पढ़ी हो तो भी हमें ये बात याद ही रखनी होती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको कहते हैं। भाई जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा कि भाई ये लिखा हुआ मिला, तो आप इसको बात को तो याद ही रखते हो ना कि इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 कहते हैं। तो यहाँ को ये लिखा मिला 2 डिवाइड बाय 3, तो आप इसको वैसे मतलब 2 डिवाइड बाय 3 तो याद रखना पड़ता है ना कि डिवाइड बाय होता है। तो इसी तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर क्या होता है कि जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में, डिवाइड बाय जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में। फिर उसी में क्या होता है कि जो जो सॉलिड होता है उसकी कंसंट्रेशन 1 मानता है या कांस्टेंट मानता है, तो 1 या कांस्टेंट एक ही बात है। तो जब कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई होता है तो एक नया कांस्टेंट बन जाता है, और उसका नाम क्या रखते हैं इसमें। तो स्ट्रेस पड़ रहा है कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है, बस ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें 11th लग रही है। तो ये एस और ये भी कंसंट्रेशन की वैल्यू हमने ये मानी है ना एस, तो एस इंटू एस इज इक्वल टू के एस पी, यानी क्या आ गया एस इज इक्वल टू, चलिए एस इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू के एस पी, और इसका मतलब हो गया एस इज इक्वल टू रूट ऑफ, तो अब एस इज इक्वल टू रूट ऑफ के एस पी, और के एस पी की वैल्यू क्वेश्चन में कितने की बना, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, हाँ या नहीं। तो इसको सॉल्व करके 10 टू द पावर माइनस 4 ये आएगा या नहीं, पक्का। 16 का रूट 4 नहीं होता, 4 4 16। मुझे तो पता है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जब वहाँ पेपर में होता है ना, ये बहुत सी कॉमन एरर है वाली कि आप 10 की पावर माइनस 16 को रूट करते वक्त, और कहीं और उससे भी बढ़िया बात, जब 16 का आधा हट गया तो जल्दी जल्दी आप 6 का आधा भी 3 कराते जी हो गया इसका रूट। तो एरर समझ में आ गई दोनों जो मैंने कर करके दिखाई। तो रूट 6 क्या होता होगा, 3 3 दा तो 9 होता, और 2 2 दा 4 होता, तो 2 पॉइंट समथिंग होता होगा या नहीं। कितना, 2.45, दिस विल बी 2.45, और ये 10 की पावर माइनस 8 मोल पर लीटर। और आपको सॉल्युबिलिटी तो निकालनी थी या नहीं। तो ये अकेला एक सिंगल न्यूमेरिकल है, इन्होंने जो 11th क्लास की आयनिक इक्विलिब्रियम से उठा के डाल दिया, और कोई न्यूमेरिकल नहीं है जिसमें 11th का कुछ डाला हुआ है। तो देखो सर, एक पेशेंट है, पेशेंट बीमार, हम किसी तरह से टाइम लेके बड़ी मुश्किलों के साथ उसको डॉक्टर को दिखा लाते हैं, समझ ना ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं। भाई कोविड चल रहा है, इसको डॉक्टर से मिलना बड़ा मुश्किल है, प्राइवेट से भी और डॉक्टर सरकारी की तो बात ही बोलो। तो किसी तरह से हमने टाइम वाइम लेके वहाँ पहुँच गए, डर हमें भी लग रहा होता जाते हुए कि घर से तो शायद ठीक गए हो, वहाँ से कुछ कोविड वोविड आ जाए।
हम किसी तरह से अपने पेशेंट को लेकर डॉक्टर से मिल लाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है कि इसकी तबीयत खराब है काफ़ी, लेकिन इसका इलाज बहुत बढ़िया सा है, और इलाज क्या है कि इस बंदे को ना 2.5 ग्राम शुगर खिला दो और ये ठीक, नहीं तो नहीं। समझ आ रही है कहानी? अब हमने कहा 2.5 ग्राम शुगर, 2.5 ग्राम शुगर तो हमारे घर में ही रखी है, सबके घर में रखी होती है चीनी तो, या नहीं? तो बीइंग ए कंजूस पर्सन हमने सोचा कि तराजू भी घर में है, किसी छोटे मोटे काम की वेइंग के लिए हमने लाके रखा हुआ है, चीनी भी घर पे है, तो घर पे ले जाते हैं पेशेंट को, यहाँ रुकना बेकार है, मेडिकल स्टोर में लाइन भी लगी होगी और मेडिकल स्टोर वाला महंगा भी देगा, घर से ही 2.5 ग्राम चीनी तोल के इसको खिला देंगे। अब हम उसे लेके घर आ जाते हैं, घर आने पे हमारे घर के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, कह रहे थे घर में चीनी रखी है, घर जाके जब चीनी का डिब्बा खोल के देखा तो उसमें चीनी खत्म। समस्या बढ़ती है, अब क्या करेंगे, चलो बाजार से लाते हैं, पता चला इतनी देर में तो लॉकडाउन हो गया, बाहर अब जा नहीं सकते, पड़ोसियों की तरफ दिमाग जाएगा, हाँ कि नहीं? पड़ोसियों से प्यार बहुत है, वो देते ही नहीं है। कुल मिला के हम बढ़िया से उलझ गए कि अब हम इस बंदे को चीनी कहाँ से और कैसे खिलाएं। तो घर में केमिस्ट्री पढ़े हुए बंदे थे, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ बंदा ही किचन में भी कभी कभार काम कर लेता था, वो फौरन बोला, हो गया था, क्या कहता है, मैंने किसी काम के लिए घर के रेफ्रिजरेटर में 5 ग्राम पर लीटर वाला 1 लीटर शुगर सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है, 5 ग्राम पर लीटर वाला 1 लीटर शुगर सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है। तो बताओ जल्दी आप क्या करने वाले हो भाग के? बिल्कुल, आप उसको जाके फौरन हाफ लीटर सॉल्यूशन पिला दोगे या नहीं? क्योंकि 1 लीटर में 5 ग्राम डिजॉल्व है, तो 500 ml में 2.5 ग्राम डिजॉल्व होगा या नहीं? इतनी छोटी सी बात के लिए आपने इतनी लंबी कहानी क्यों सुनाई? देखना क्वेश्चन में क्या है, कोई पेशेंट है, ड्रग एडिक्ट है, वो उसको इज्जत दे रहे हैं, नार्कोटिक यूजर है क्या वो सचमुच में? और उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसे क्या खिलाना है, नेलॉर्फिन नाम का एक कंपाउंड खिलाना है। नेलॉर्फिन नाम के कंपाउंड का फॉर्मूला छाप दिया उसने, क्योंकि हमें तो पता नहीं इसका फॉर्मूला। अब कितना खिलाना है वो उसे? मिलीग्राम। और हमारे पास 1.5 मिलीग्राम पाउडर या टेबलेट अवेलेबल नहीं है, क्या अवेलेबल है? मोलालिटी वाला सॉल्यूशन या नहीं? आप इस सॉल्यूशन में से उससे थोड़ा सा सॉल्यूशन पिला देंगे, थोड़ा इतना होना चाहिए कि उसके पेट में कितना नेलॉर्फिन जाए। अब मेरी कहानी और इस क्वेश्चन में ट्विस्ट समझ आ गया, जिससे आपके दिमाग पे स्ट्रेस ना पड़े। मैंने तो बहुत आसान बोला, 2.5 ग्राम चीनी खिलानी है, जानू चुकी हिंदी बोल रहा हूं मैं, और जो मेरा सॉल्यूशन है वो 5 ग्राम पर लीटर वाला है। तो आपको इमीडिएटली आप बोले बिना कैलकुलेशन में ज्यादा दिमाग मारे, सर 1 लीटर का आधा लीटर पिला दो, 5 ग्राम नहीं 2.5 ग्राम उसके पेट में चली जाएगी। इसने बदमाशी की हमारे साथ। इसने अगर ये लिखा होता कि मेरे पास एक शुगर सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 3 मिलीग्राम पर लीटर है, तो मैं भी क्या करता फौरन, 3 मिलीग्राम पर लीटर, तो भी उसे आधा लीटर पिला देते हैं, नहीं उसके पेट में 7.5 मिलीग्राम चला जाता। लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया क्वेश्चन बनाने वाले ने, उसने मुझे क्या दे दी, अब मेरी केमिस्ट्री वीक है, मैं उड़ गया, पता नहीं क्या करूं। लेकिन ये समझ में आ रहा है, हाँ इस सॉल्यूशन में से थोड़ा सा सॉल्यूशन पिला दें या इतना सॉल्यूशन पिला दें कि उसके पेट में इतना नेलॉर्फिन चला जाए तो काम बन जाएगा। तो अब उसके लिए क्या करें? तो मोलैलिटी का फॉर्मूला तो चाहिए ही चाहिएगा। वो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स भी खोल दो तो वेट अपॉन, और नीचे कौन, इन केजी, और किसी वजह से ग्राम हो तो। यहां तक किसी को दिक्कत हो रही हो तो बोलो कि सर मुझे नहीं आ रहा है फॉर्मूला याद। ये वेट किसका है? सॉल्यूट का नाम तो बोल सकते हो सर, लेसन क्वेश्चन आपने 4 बार पढ़ लिया। ये वेट नेलॉर्फिन का है। ये मॉलिक्यूलर वेट किसका है? और ये वेट किसका है? पानी, वाटर। हो गया कि नहीं? अब उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है क्या? उस सॉल्यूशन में से कितना वेट चाहिए उस बंदे के पेट में आपको? मैं गलत लिखा हुआ, गलती से लिखा सर मैंने, यहाँ पे 1.5 mg है। 1.5 mg मतलब 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले में वेट किसमें लिखना होता? बताइए हो गया कि नहीं? ये तो मोलालिटी है और ये वेट है, बाई चांस दोनों की वैल्यू सेम है, इससे भी कंफ्यूजन हो रहा था मैं। ये तो मोलालिटी है ये वाली। उस बंदे के पेट में सॉल्यूट कितना चाहिए? इतना। मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे, किसी ने निकाला हो तो मैं मान लेता हूँ मैडम सही बोल रही है, एक बार चेक कर लेना। 311। और वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे क्या सर? अगर यहाँ 1000 ग्राम रख दोगे तो वेट, मोल्स भी रख दिए, वेट भी रख दिए, तो मोलालिटी यही आएगी, कुछ और आएगा फिर तो मान लो क्या, x ग्राम।
इंटू 1000, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी या नहीं? देखना, सोच के बोलना, मुझे नहीं आता, मैं बहुत बेईमानियां करता हूं। ये आएगी क्या? नहीं आएगी? फिर क्या आएगी? क्योंकि एक्स ऊपर जाएगा, कुल मिलाते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 311 हो जाएगा। 1000 डिवाइडेड बाय 311 बताया तो दिस इज 3.215 ग्राम्स। तो बताइए उस बंदे को कितना सॉल्यूशन पिलाएंगे आप? क्लियर हो गया सबको? ये तो उसमें सॉल्वेंट का बेटा है, और इतने ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना है? यही तो है। तो दिस प्लस दिस इज द वेट ऑफ, क्योंकि बंदे को आप सॉल्यूशन पिलाओगे या सॉल्यूट पिलाओगे या सॉल्वेंट पिलाओगे? सॉल्यूशन ही पिलाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें हाथ डालोगे और हाथ डाल के नेलॉर्फिन के मॉलिक्यूल्स निकाल के कहोगे ले खा ले। पूरा सॉल्यूशन ही पिलाना पड़ेगा। और क्वेश्चन में पूछा भी है व्हाट वेट ऑफ, देखो किसका वेट पूछा है? सॉल्यूशन। बोलिए आ गया कि नहीं? प्लॉट बनाया था शायद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, प्रूव करना था। तो प्लॉट हमने बना लिया था, और प्लॉट में 3 लाइनें बना दी थी क्या? तीसरी नहीं बनाई थी? हाँ, बोर्ड पे नहीं, मतलब पेपर में नहीं बनानी, लेकिन वैसे पहले समझा दी थी कि तीसरी लाइन बनाने से डेल्टा टी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे, क्योंकि ये वैल्यू तो एक ही थी। तो पहले एलिवेशन इतना हुआ था, फिर अब आपने और चीनी मिला दी तो एलिवेशन यहां से यहां तक का हो गया। हाँ मैं बोल गलत, सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ। डिप्रेशन ज्यादा हो गया था नहीं? ये था आपका किस्सा, ये क्या था? ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 1, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2, हाँ या नहीं? तो जितना ज्यादा सॉल्यूट डालते जा रहे थे, फ्रीजिंग पॉइंट उतना छोटा, उतना कम, उतना डिप्रेस होता जा रहा था। तो अब आपने उस आर्टिकल में आगे बात बढ़ानी है, और आगे क्या लिखना? इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में लिखा था ठीक उसी तरह बिल्कुल। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। क्यों? अभी आपने देखा चीनी और डाली तो सॉल्यूट और डाला तो मोलैलिटी बढ़ती जा रही होगी या नहीं? मिठास बढ़ती जा रही होगी या नहीं? और जितनी मोलैलिटी बढ़ती जा रही थी डेल्टा टी उतना प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलने के लिए ये क्या लगाया था? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम अभी मैं केएफ लिख रहा हूं, जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया था तब क्या था? केबी। उसी के पैरेलल चलो, इसका नाम क्या हो जाएगा? मोलल। मोलल इसकी वजह से क्योंकि मोलैलिटी है, मोलल इसकी वजह से क्योंकि मोलैलिटी है, तो मोलल। और फ्रीजिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है डिप्रेशन, तो इसलिए मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या नहीं? यहां क्या कहा था? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर रहा था। यहां था डिप्रेशन, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर रहा। वहां पे इसका एक नाम और था, विलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका एक और क्या नाम है? विजिबल है प्रॉपर्ली? तो वाइवा वाला अक्सर कंफ्यूज कर देता है, इसलिए अगर वो फिजिकल में से वाइवा ले लेंगे ना कि ब्यूलियोस्कोपिक कौन होता है, क्रायोस्कोपिक कौन होता है, तो उस वक्त हम जब बहुत लंबे गैप के बाद अचानक वो क्वेश्चन पूछता था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कौन तो केबी था और कौन। तो देखो ब्यूलियोस्कोपिक स्पेलिंग में बी आ रहा है और केबी में भी बी आ रहा है, इसमें कहीं भी एफ नहीं आ रहा है, इसमें कहीं भी एफ है। ट्रिक समझ आ गई? तो एक ट्रिक तो ये है जो आसानी से ध्यान रह जाती है कि ब्यूलियो वाली तो होता जब बी जिसमें केबी था सर। दूसरी ट्रिक जो मैंने अपने टाइम पे याद की थी जब मैं 12th में होता था, बी तक दिमाग नहीं लगा। बर्फ, आइस सब जानते हैं। आइस के एक पीस को पकड़ के मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ तो आपको क्या दिख रहा होगा? टपक रहा होगा नीचे, टप टप। तो हिंदी में बोलेंगे मेल्ट हो रहा, नहीं इंग्लिश में बोलेंगे मेल्ट हो रहा, हिंदी में तो बोलेंगे पिघल रहा। क्राई के तो मतलब होता है ना, चिल्लाने को भी क्राई कहते हैं और रोने को भी कहते हैं। तो बर्फ रो रहा है तो रोएगा कौन? सॉलिड से लिक्विड बनते वक्त। तो सॉलिड लिक्विड का रिश्ता फ्रीजिंग वर्ड में होता है या बॉइलिंग वर्ड में होता है? बॉइलिंग में तो लिक्विड और गैस का रिश्ता होता है, होगा याद? अब अगर इसको डिफाइन करना हो तो ऐसे तो करते हैं, m इज इक्वल टू 1, डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू के एफ।
यस और नो? और जब डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ कह रहे हैं तो क्या डेफिनेशन दो के एफ की? इट इज द, लिखना शुरू करो, इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, it is the depression in freezing point when molality is 1 को एक्सपेंड करके क्या लिखना? when 1 mole of solute is, अब आप अगर इस फॉर्मूले को पूरी तरह एक्सपेंड कर देते हैं तो ये होगा क्या? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिन्हें पता है ठीक, जिन्हें नहीं पता नीचे को लिख लो। टी नॉट एफ रिप्रेजेंट्स, टी नॉट एफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टी एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का कम है तभी तो कह रहे हैं सॉल्यूट डालने से डिप्रेस हो गया, इज इक्वल टू के एफ। स्मॉल एम का न्यूमरेटर कौन होता है? हाँ यहीं पे मैं भी कह सकता हूँ 1 मिनट के लिए सर, स्मॉल एम का न्यूमरेटर एन बी होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो हेंस इट इज नॉट प्लेस एन बी अपॉन डब्ल्यू ए कौन? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी या इन ग्राम? इतना ही लिख दे तो, इतना ही लिख दे तो केजी। अब एनबी को भी स्प्लिट कर दे तो क्या बनेगा? डब्ल्यू बी अपॉन एमबी, वो एमबी यहाँ जाएगा क्या? और डब्ल्यू अगर ग्राम में कर दे तो 1000 से डिवाइड करेंगे केजी बनाने के लिए। बोलिए उन्नति जी, डब्ल्यू किसमें है यहाँ पर? ग्राम्स में है, उसको केजी बनाने के लिए 1000 यहाँ रखा गया। अब फिर से सोचो कितनी टर्म्स है इस एक्सपेंडेड फॉर्मूले में? तो देखो जब हमने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किया था तो भी 60 टर्म थी, जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गया तो भी 60 टर्म थी, और जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गया तो भी 60 टर्म्स है। बस इन 6 में से कोई सी 5 दे रहा होता है, 6 हमारे से निकलवा रहा होता है, हम नाचते कूदते रहते हैं, जो कि हम कल से नाचे कूदेंगे जब हम क्वेश्चन कर रहे हो। व्हेन 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, लिख दे क्या 5 इसकी जगह, was added to 90 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ 90 लिख दें क्या? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन was found to be minus 1.3 डिग्री सेल्सियस। माइनस में क्यों दे रहा भाई? यहां क्या लिखो? टी नॉट एफ की जगह। क्यों? प्योर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जब तक मेंशन नहीं है तब तो 0 ही मानेंगे, माइनस के फॉर्मूले वाला। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? अब बताओ डेल्टा टी फाइनली प्लस में आ गया नहीं आ गया? तो डेल्टा टी हर हाल में, डेल्टा टी हर हाल में प्लस में ही होता है। और ये याद होगा कि अगर मेरे को वो डायरेक्ट कहता डेल्टा टी एफ इज 1.3 डिग्री सेल्सियस तो मैं यहाँ सीधा क्या लिख देता? नहीं, ये तो सेल्सियस में है, मुझे केल्विन में लिखना है, तो इसमें प्लस 273 करेंगे या नहीं? श्वेत चौधरी जी बोलो, ये 1.3 डिग्री सेल्सियस में है, केमिस्ट्री के किसी भी फॉर्मूले में टेम्परेचर केल्विन में रखता है, तो इस 1.3 का केल्विन बनाने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, राधिका जी बोलो, इसको यहाँ केल्विन में लिखने के लिए 273 ऐड करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जो लोग कह रहे हैं डेल्टा टी की वैल्यू सेल्सियस में और केल्विन में सेम होती है डेल्टा टी की, क्यों? इसका सेल्सियस बनाने के लिए इसमें 273 ऐड करूंगा अगर ये सेल्सियस में है तो, और ये भी सेल्सियस में है तो उसका केल्विन बनाने के लिए 273 इसमें भी ऐड करूंगा, ये 273 माइनस 273 कट जाएंगे या नहीं? तो डेल्टा टी की वैल्यू चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में मान लो 5 डिग्री है तो केल्विन में भी 5 ही होगा, 5 केल्विन 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की वैल्यू सेल्सियस और केल्विन में अलग अलग होती है, लेकिन डेल्टा टी की वैल्यू ठीक है। केएफ की वैल्यू आपको दी भी आएगी, कल मैंने याद भी करवाई थी, अगर किसी को याद हो 1.86। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालो, बोलो निकल गया, क्वेश्चन हो गया है। तो अधिकतर लोग जितना पहले काम दिया गया था वहां तक का काम अधिकतर लोगों ने कर लिया, इसलिए आप इंटेक्स क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए अप टिल क्वेश्चन नंबर 11। इंटेक्स क्वेश्चन अप टिल क्वेश्चन नंबर 11 लिख लिया गया, और सॉल्व एग्जांपल्स अप टिल सॉल्व एग्जांपल 10 2.10 कर लेंगे क्या इतना काम?